जय हिंद दोस्तों, मैं देवेश कुमार और आप देख रहे हैं एस्पिरेंट्स मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का ये जो वीडियो होगा इसमें मैं क्लास 11th के सिलेबस का डिस्कशन करूंगा। क्लास 11th के मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सिलेबस के अलावे कुछ ऐसे भी टर्म्स आप लोगों को पढ़ने होंगे या कुछ ऐसे भी मैथमेटिकल टर्म्स है जो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में जनरली यूज होता है, कहीं भी किसी भी चैप्टर में यूज में आ जाता है। उसको आप बेसिक मैथमेटिक्स या जनरल मैथमेटिक्स के नाम से कह सकते हैं कि वो बेसिक मैथमेटिक्स है या फिर जनरल मैथमेटिक्स है, जो कहीं भी किसी भी जगह पे यूज में आ जाता है। फिजिक्स में भी आता है 90% जगहों पे, केमिस्ट्री में भी आता है, मैथमेटिक्स में भी आता है। उसको तो मैं डिस्कस करूँगा बाद में, पहले में हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, जिस स्टूडेंट का 9th और 10th का मैथ बहुत अच्छा होगा उनको 11th और 12th के मैथ में बहुत ही हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। और जिनका ना अच्छा होगा उनको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि 9th 10th की मैथ की तरह 11th 12th का मैथ होता है। देखिए, 11th 12th के मैथ में क्वेश्चन में थिंकिंग होता है। 11th और 12th का जो मैथ होता है ये थिंकिंग लेवल का मैथ होता है। 9th और 10th का जो मैथ होता था वो थ्योरेटिकली मैथ होता था। थ्योरी आपको दे दिया गया, थ्योरी बेस्ड। इसमें भी कुछ पार्ट है, 11th 12th में भी कुछ थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। लेकिन पूरे मैथ्स थ्योरी बेस्ड नहीं है, लेकिन 9th 10th का जो भी मैथ्स होता था वो थ्योरी बेस्ड होता था, ठीक है। तो इसीलिए मैं जब 9th 10th के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उसको अक्सर बोलता हूँ कि अपना थिंकिंग लेवल डेवलप करो। अगर आपका थिंकिंग लेवल डेवलप होगा तो उससे आपको 11th 12th में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर वहाँ पर थिंकिंग लेवल डेवलप नहीं कर पाते आप तो आपको 11th 12th के मैथ में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है। आपका तो 11th का सिलेबस ही देख करके आपका पसीना छूट जाएगा कि इतना लंबा चौड़ा पढ़ना है, मैथ है तो फिर बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री हम लोग किस टाइम में पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ देखने में लंबा चौड़ा है, बाकी उसका डिस्कशन करेंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कितना ईजी है, कितना आसान है, कितना ईजी वे में चलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने चैप्टर्स लिखे हैं बोर्ड पर वो वही सारे चैप्टर जो एनसीईआरटी में लिखा गया है। देखिए, मैं फॉलो करूंगा एनसीईआरटी को। अगर मैं एनसीईआरटी कर रहा हूं तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये केवल सीबीएसई वाले स्टूडेंट के लिए, ऐसा नहीं। आप किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी स्टेट बोर्ड से हो, आईसीआई बोर्ड से हो, आपको मैं इतना थ्योरी पढ़ा दूंगा कि आपको किसी भी बोर्ड का थ्योरी 100% कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपका काम है और मैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा वो मैं अपना एक डीपीपी सॉल्व कराऊंगा, ठीक ना, जो आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और दूसरी आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व मिलेगा, ठीक है, वीडियो के थ्रू। बाकी आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईआईटी का तैयारी हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, वो आप खुद से प्रैक्टिस करो क्वेश्चन। मैं भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ एक्सरसाइज, कुछ लेक्चर लेकर के ऐसा आऊँगा जिसमें स्पेशली आईआईटी का क्वेश्चन होगा, कुछ ऐसे मतलब लेक्चर लेकर के आएंगे जिसमें स्पेशली एनडीए का क्वेश्चन होगा, कुछ एयरफोर्स नेवी के पूछे गए क्वेश्चन होंगे, ठीक ना। लेकिन मैं पूरा नहीं करा पाऊंगा, ठीक है, मैं कुछ ही करा पाऊंगा। तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपका काम है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आज 11th के मैथमेटिक्स के सिलेबस का कि 11th के मैथमेटिक्स में क्या है, कितने चीज़ पढ़ने। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 11th के मैथमेटिक्स में टोटल 7 यूनिट्स पढ़ने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सारे आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे। और सारे यूनिट्स के अंतर्गत कुछ ना कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। सारे यूनिट्स के अंतर्गत कुछ ना कुछ चैप्टर है और उस चैप्टर के अंतर्गत जो टॉपिक्स है, जब वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। अब जैसे कि यहाँ पर सेट थ्योरी हो गया, सेट में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो जब हम सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे वहाँ पर आपको बताऊंगा कि सेट थ्योरी में आपको कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, क्लास 11th के सिलेबस में सबसे पहला यूनिट है जिसका नाम है सेट एंड फंक्शन, और इस यूनिट के अंतर्गत 3 चैप्टर पढ़ने हैं, सेट थ्योरी, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। बहुत अच्छा यूनिट है जिसमें ये दोनों टर्म रिलेशन एंड फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, जो मैथ का बेस है, जान है। जैसे कि किसी भी चीज़ में कहता है ना, ये फंक्शन है, वो फंक्शन है, दिस टाइप का फंक्शन, उस टाइप का फंक्शन, तो जितने भी फंक्शन आ जाएंगे, वैसे क्लास 12th में भी फंक्शन पढ़ना है। तो ये समझ लीजिए कि 11th क्लास में आपको 40% मतलब 40% फंक्शन का पार्ट पढ़ना है और 60% पार्ट जो पढ़ना है वो क्लास 12th में पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादातर वैसे 11th नहीं पढ़ना है।
सेकेंड यूनिट है जिसका नाम अलजेब्रा है। इसमें इतने सारे चैप्टर पढ़ने। सबसे फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सेकंड है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम स्पेशल सीरीज। ठीक है, इस चैप्टर से आप भली भांति परिचित हो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास में एपी पढ़े हुएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वही है। ठीक ना, प्रोग्रेशन सिर्फ समझ लिया कि प्रोग्रेशन में तीनों आ जाता है, एपी, जीपीएन, एचपी। और सम स्पेशल सीरीज इस चैप्टर के अंतर्गत एक ऐसा सीरीज आएगा जो आपको देखने में ना एपी में लगेगा, ना जीपी में रहेगा और ना ही एचपी में रहेगा, तो उसका सॉल्यूशन इसमें करना है सम स्पेशल सीरीज में। चैप्टर जब डिस्कस करेंगे तो आपको बताऊंगा कि क्या किस तरीके से। पहले अभी हम लोग चैप्टर्स का नाम देख रहे हैं। ठीक है, तीसरा यूनिट जो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री, जो आप 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे, वो इस ट्रिग्नोमेट्री का 10% भी नहीं है। ठीक है, इसमें कितने सारे ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबसे पहले चैप्टर से जिसका नाम है मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। एंगल को मेजर करने का तरीका बताया जाता है। इसमें एंगल को कितने तरीके से मेजर किया जाता है, उसका यूनिट्स क्या दिया जाता है, उसके बारे में इसमें डिस्कशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक एंड सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में इसमें पूरा पढ़ना है। तीसरा कंडीशनल आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग द एंगल ऑफ ट्रायंगल। कुछ कंडीशनल आइडेंटिटीज दिया जाएगा, जैसे कि 10th क्लास में आप लोग आइडेंटिटी पढ़े हुए थे, जिसको हिंदी में सर्वसमीका कहते हैं। 3 पढ़े हुए थे, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो वहाँ पर 3 ही सर्वसमीका या 3 ही आइडेंटिटी का मतलब डिस्कशन किए थे। यहाँ पर बहुत सारा आइडेंटिटी आएगा और वो सारा कैसा होगा, कंडीशनल आइडेंटिटी होगा, कुछ कंडीशन को लेकर के चलेगा वो। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग केवल ये पढ़ते थे कि समकोण त्रिभुज होता है, तो यानी राइट एंगल ट्रायंगल रहता है तो उसका आप सॉल्यूशन करते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ सॉल्व करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में आपको ये भ्रम जो आपको था 10th क्लास में, जो आपका वहम था कि केवल समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति वर्क करता है, वो भ्रम यहाँ पर इस चैप्टर में आपका टूट जाएगा। किसी भी ट्रायंगल में वो समकोण हो, न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, उसका सॉल्यूशन हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री में। ये दिखाया गया इसमें। ठीक है, बहुत मजा आने वाला जब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे तब। और ये ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मेरा फेवरेट है, आप लोगों का फेवरेट बना दूंगा मैं, चिंता मत कीजिए। मेरे से जुड़े रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, कंटिन्यूअस क्लास में जुड़े रहिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, इसका मैं वादा करता हूँ। ठीक है, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बहुत अच्छा लगता है। इस ग्राफ को पढ़ने के बाद तो आप मैथ का दीवाने हो जाओगे, ऐसा समझ लो। ठीक है, यूनिट 4 में जो पढ़ना है आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग को स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, एप्लीकेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ना है। यूनिट 5 जो है कैलकुलस है, जिसमें लिमिट और डिफरेंशिएशन पढ़ना है। ठीक है, लिमिट एंड डिफरेंशिएशन आपको बता दूं क्लास 12th का सबसे बड़ा यूनिट जो है वो है कैलकुलस है। क्लास 12th में कैलकुलस सबसे लंबा पढ़ना है, सबसे ज़्यादा, और बोर्ड्स एग्जाम में भी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कैलकुलस का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इसका ये जो लिमिट चैप्टर है ये कैलकुलस का जान है। ठीक है, मैं इस चैप्टर को कंबाइन करके पढ़ाता हूँ, 11th 12th कंबाइन करके पढ़ाता हूँ, कि इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि इसमें 11th भी आ जाए और 12th भी आ जाए। ठीक है, एक साथ पढ़ाता हूँ। लिमिट्स, डिफरेंशिएशन थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ना है, बेसिक डिफरेंशिएशन आपको 11th में पढ़ना है, मेन डिफरेंशिएशन तो आपको 12th में पढ़ना है। यूनिट 6 जिसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, कोई खास इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। और यूनिट 7 जो वो आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, यानी सांख्यिकी और प्रायिकता है। और एक बात बता दूं, जो 10th क्लास में आप प्रायिकता पढ़े हुए थे वो प्रायिकता यहाँ पर नहीं है। और इस प्रोबेबिलिटी के लिए, क्लास 11 के प्रोबेबिलिटी के लिए आपका क्लास 11th का परमुटेशन एंड कम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। परमुटेशन हो या ना हो लेकिन कम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी विदाउट कम्बिनेशन नहीं हिला पाओगे आप। ठीक है, तो इसमें सारे चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। अब कुछ डिस्कशन ये करना है कि ऐसा नहीं है कि आप अपने मन में ये वहम डाल लो कि सर 1 नंबर चैप्टर से पढ़ाएंगे, सेट थ्योरी पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, खत्म हो गया रिलेशन स्टार्ट करेंगे, खत्म हो गया फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो आप तरीका पढ़ते थे, बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि चैप्टर 1 अभ्यास 1 से, पहला क्लास में हमको अभी भी याद है, जब फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास का जो मैथ्स होता था, जिसमें 1 2 नंबर सब पढ़ना रहता था, तो उसमें लिखा हुआ था अभ्यास 1। ठीक है, तो ट्यूशन जाते थे हम लोग, गांव में ट्यूशन जाते थे, तो वहाँ पर क्या होता था कि सर बोलते थे अभ्यास 1 से बनाना शुरू करो। अभ्यास 1 बनाए, जिसमें दिक्कत होता लेके जाते थे, सर जी दिक्कत है, बना देते थे। फिर अभ्यास 1 बन गया, 1-2 दिन में बनाते थे। ठीक ना, जबकि क्वेश्चन उसमें मुश्किल से 5-7 होता था। ठीक है, फिर उसके बाद बोलेंगे कि अब अभ्यास 2 बनाओ। ठीक है, तो अभ्यास 2 बनाते थे। तो वैसा नहीं है, हम लोग स्टैंडर्ड क्लास में आए तो हमारा मेथड भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा, स्मार्ट मेथड से हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है,
मैं आपको इस पूरे 11th के सिलेबस में पहले वो चैप्टर को उस चैप्टर का डिस्कशन करूंगा जो आपके लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट होगा। मोस्टली इंपॉर्टेंट कहने का मतलब, इंपॉर्टेंट तो सारे, मोस्टली इंपॉर्टेंट कहने का मतलब वो सारे टॉपिक्स जो ज़्यादा यूजुअल आता है, ठीक ना। फिजिक्स के टर्म में आता है, केमिस्ट्री के टर्म में आता है, मैथमेटिक्स में तो आता ही आता है, ठीक ना। तो इसमें से पहले मैं उस सारे टर्म को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। दूसरी बात कि जो स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं, वो इस बात को अपने दिमाग में गठरी बांध के रख लीजिए कि अगर आपका मैथमेटिकल पोर्शन खराब होगा तो आप फिजिक्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर सकते। क्योंकि फिजिक्स जो है ना, आप अपने फिजिक्स वाले सर से पूछिएगा, आपको बताएंगे वो फिजिक्स जो है उसमें 50% मैथ का यूज होता है जब डेरिवेटिव आप लोग पढ़िएगा, ठीक ना। और केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, ये फिजिक्स तो पूरा समझ लो, ठीक ना। और केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री आपके मैथ के बिना अधूरा है, याद रखिएगा। आपका अगर मैथमेटिकल पोर्शन अच्छा नहीं है, आपका कैलकुलेशन पोर्शन ठीक नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स आप नहीं जानते हैं, तो आपका 11th का फिजिक्स या फिर 12th का फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है। केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। उसमें से फिजिकल पार्ट, ठीक ना, जिसमें कैलकुलेशन पोर्शन आता है, वो आपका वैसे ही धारा का धारा रह जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जीरो रहोगे उसमें, लेकिन आप उसमें बेस्ट नहीं कर पाओगे। आपके मन में सवाल चल रहा होगा, सर जो बायोलॉजी से स्टूडेंट होगा उसको फिर फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आता होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बायोलॉजी से पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होंगे, आप उनसे जा करके पूछिएगा कि वो मैथ्स का प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं। अगर नहीं करते हैं तो मैं आपको जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने ला करके खड़ा दिखा दूंगा। ऐसे ऐसे मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं। मेरे जो रूम ओनर है जहाँ पे मैं रहता हूँ, उनका एक लड़का है फैसल खान, ठीक ना। बायोलॉजी का इतना तगड़ा स्टूडेंट है, बायोलॉजी का नीट का तैयारी करता है, बायोलॉजी का इतना तगड़ा स्टूडेंट है, पूछो ही मत। मतलब वो जब मुझे कभी कभी समझाता है, ठीक है, बोलता है, मतलब कभी बाहर बैठे रहते वैसे ही गर्मी के मौसम में, तो कभी समझाता है, तो अगर एक पत्ता उसको व्हाइट दिख गया, जैसे कि हरा पत्ता व्हाइट नहीं हो जाता है गर्मी के मौसम में, तो उस पत्ता पर जब वो डिस्कशन करने लगता है कि इसमें कौन कौन सा सेल है, कहाँ पर कौन सा सेल पाया जाता है, मुझे आश्चर्य लगता है कि ये बंदा इतना डिटेल में, मतलब कहाँ से, मतलब कैसे, ठीक ना। तो वो बायोलॉजी का इतना बेस्ट स्टूडेंट है, लेकिन पता आपको उसका मैथमेटिक्स इतना कमज़ोर है, क्लास 9-10 से इतना कमज़ोर है कि उसको नॉर्मल एल्जेब्रिक टर्म अगर कोई दे दिया जाए, जैसे कि x² + 2x + 1 अगर तोड़ने के लिए दे देंगे तो वो भी नहीं तोड़ पाते वो, ठीक ना। बहुत बुरा लगता है उसको, जब मैथमेटिक्स उसके सामने आता है तो बहुत बुरा लगता है उनको, ठीक है। और इसका रीज़न है, आपको पता है इसके रीज़न से, मतलब इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण उसका फिजिक्स पूरा जीरो हो जाता है, पूरा फिजिक्स जीरो हो जाता है, क्योंकि उसका मैथमेटिक्स पोर्शन पूरा जीरो है। जब भी कोई फिजिक्स का डेरिवेटिव आता है उसमें वो कैलकुलेट नहीं कर पाते, ठीक ना। जैसे कि कहीं पे a + b का होल स्क्वायर का यूज आ गया, वही नहीं वो अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मैथ से ही पढ़ो, बायोलॉजी से भी पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है, साइंस सिस्टम से अगर पढ़ रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स को अपने प्रैक्टिस में रखिएगा, ठीक ना। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री बेटर रहेगा, ठीक है। ये मेरा कैंडिड रिक्वेस्ट है। अब आपकी मर्जी, आप अप्लाई करो या ना करो, आपकी मर्जी है, आपका लाइफ है, ठीक है। मेरा फर्ज है बताना, मैं हमेशा बताता रहूँगा कि क्या आपके लिए बेस्ट है और क्या आपके लिए बेस्ट नहीं है, ठीक है। अब आपको बता दूं कि इस सिलेबस को शुरू करने से पहले, इस सिलेबस को पढ़ने से पहले मैं कुछ पार्ट्स आपको पढ़ाऊँगा। मैं हर साल क्लास 11th में मैथ्स का कुछ पार्ट ऐसा लेकर के आता हूँ, पढ़ाता हूँ, जिसको हम जनरल मैथ का नाम या फिर बेसिक मैथ का नाम देते हैं, ठीक ना। वो एक ऐसा मैथमेटिक्स है जो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में जनरली किसी भी चैप्टर में कहीं भी यूज में आ जाता है, ठीक ना। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये एलजेब्रा का टर्म है, वैसे जो मैं पढ़ाऊंगा बेसिक मैथ्स में उसमें 80% एल्जेब्रिक टर्म ही पढ़ाएंगे, ठीक है। अब एलजेब्रा में एलजेब्रा आएगा, लेकिन जैसे कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें स्ट्रेट लाइन आ गया, चाहे सर्किल आ गया। अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, उसमें a + b के होल स्क्वायर का यूज है, तो a + b का होल स्क्वायर वो तो एल्जेब्रिक टर्म है, और वो आ गया स्ट्रेट लाइन में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वहाँ पर क्या अप्लाई नहीं करेंगे, करेंगे। अगर कोई विद्यार्थी अगर एलजेब्रा नहीं पढ़ा हुआ तो क्या वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं बना पाएगा। तो इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको इस सिलेबस को शुरू करने से पहले एक जनरल मैथ टॉपिक दूंगा, ठीक ना, जनरल मैथमेटिक्स, या फिर इसको आप बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से जान सकते हो, जो आपको कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी चैप्टर में, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ में भी, किसी भी चैप्टर में यूज में आ जाता है। उस बेसिक मैथमेटिक्स में उसमें कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं जो अभी आपको बोर्ड पर दिखा रहा हूँ, बस 1 मिनट का समय दीजिए मुझे, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि क्लास 11th में क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, और अभी जो मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ ये मैथ्स का वो पार्ट है जो आपने कभी ना कभी इससे पहले
इसको भी मैंने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया, एक यूनिट 1 और एक यूनिट 2। यूनिट 1 का जो भी चैप्टर इसमें मैंने जो भी लिखा है, ये सारे के सारे टर्म्स आपने कभी न कभी बचपन से लेकर के क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक किसी न किसी क्लास में पढ़ लिए, ठीक है। बस मुझे उसको रिवीजन कराना है और उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड करके बताना है कि इसका यूज किस तरीके से मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कहाँ पर होता है, ठीक ना। इसमें मैं जो चैप्टर मतलब जो टॉपिक्स लेने वाला हूँ, सबसे पहला टॉपिक है नंबर, यानी इसको आप नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं, नंबर्स लेकर के चलिए। इसमें मैं आपको सारे नंबर्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, सारे नंबर्स के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद कौन सा नंबर कौन सा नंबर कहाँ पर यूज में आता है उसके बारे में बताऊंगा। और इसमें एक टॉपिक आएगा रेक्रीन, ठीक ना, रेक्रीन डेसिमल नंबर का जब डिस्कशन करूंगा वहां पर था रेक्रीन डेसिमल। उसका यूज तो इतना बढ़िया है इस लॉगरिदम में, मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक ना, जब पढ़ेंगे तो सबसे पहला डिस्कशन करेंगे, जब चैप्टर पर आएंगे तब तो पता हो ही जाएगा। अभी फिलहाल समझते कि कौन कौन चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का मेरा इस वीडियो का उद्देश्य ही यही है कि आपको ये बताना कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वीडियो आगे जो आपको आएगा, लेक्चर आपको कल से मिलेगा। ये पहला टॉपिक आपको नंबर्स पढ़ना है, सेकंड टॉपिक कीवर्ड एंड सिंबल पढ़ना है, ठीक है। मैथमेटिक्स में जितने भी जनरल वर्ड मतलब कीवर्ड एंड सिंबल है उसका डिस्कशन करेंगे, उसका किस तरीके से यूज है उसका पढ़ेंगे, ठीक ना, जनरल, ठीक ना, ये नहीं कि अल्फा बीटा गामा थीटा वो सब नहीं, जनरल। उसके बाद फ्रैक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, फ्रैक्शन मतलब भिन्न होता है, ठीक ना, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, भिन्न, वो भिन्न किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, उसका क्या यूज है और उसका प्रॉपर्टी क्या है उसको पढ़ना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर, या उसी को हम लोग कहते हैं नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक ना। केमिस्ट्री में जब जाइएगा तो वहाँ पर आपको साइंटिफिक नोटेशन के नाम से जाना जाता है, और मैथ्स में भी साइंटिफिक नोटेशन के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पे स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखा रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर, और या इसी को कहिए आप नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाता है, और उस साइंटिफिक नोटेशन वाले नंबर को किस तरीके से ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है वो आपको बताऊंगा, ठीक ना। सम एल्जेब्रिक टर्म एंड यूजफुल एल्जेब्रिक फार्मूला, एल्जेब्रिक के कुछ टर्म्स होंगे, ठीक ना, जैसे कांस्टेंट, वेरिएबल, इस सब का डिस्कशन करेंगे, और एल्जेब्रिक फार्मूला जो हमारा बहुत ही यूजफुल फार्मूला है उसको बताएंगे, ठीक है। और इसमें एक आपको रामबाण का दवा दूंगा, मतलब एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी बाइनोमियल टर्म का, 2 टर्म वाला का कितना भी पावर को ब्रेक कर सकते हैं। कुछ को पता भी होगा, सर्ड एंड इंडिसेज, जिसको घातांक एंड करनी के नाम से जानते हैं, मैथ में बहुत यूजुअल टर्म है ये, ठीक ना। जैसे कि मैं आपको कुछ डेमो के तौर पर आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि देखिए क्या पढ़ेंगे हम लोग। जैसे कि इसका डिस्कशन करते हैं, आप जानते होगा वैसे, जैसे कि इन साइंटिफिक नोटेशन, नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक ना। इसमें देखिए मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ, मेरा मेन पर्पस होता है मैथ सिखाने का काम, ठीक ना। रट्टा मरवाने का काम मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। अगर आप बोर फील हो रहिएगा मेरे टॉपिक से या फिर मेरे पढ़ाने के तरीका से, तो आप एकदम श्योर होकर के जा सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आप पढ़ो, अपना टाइम मत बर्बाद कीजिए। अगर आपको इंटरेस्टेड लगे, ठीक ना, सही में लगे कि हाँ सर कुछ सिखा रहे हैं और मैं कुछ सीख रहा हूँ, तो ही चैनल पर बने रहिए और वीडियो को एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, बिना स्किप किए हुए, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक ना। अगर पढ़ने की इच्छा है तो आप इसको जनरली जोड़ सकते हैं, इसको नॉर्मल नंबर बोलते हैं, ठीक ना। और इसी को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ नंबर ले लेंगे, जैसे कि 6.23 × 10⁻23, ठीक है, प्लस 2.1 × 10⁻³ माइनस 35.6 × 10⁻⁹, ठीक है। अगर इसको जोड़ना घटाना पड़ जाए, एक नंबर आपके पास ये है, दूसरा नंबर आपके पास ये है, तीसरा नंबर आपके पास ये है। आपको बता दूं केमिस्ट्री में ये बहुत यूज में आने वाला है, फिजिकल केमिस्ट्री में इस प्रकार का जोड़ घटाव बहुत ज़्यादा यूज में आता है। मैं आपको जो मैथ सिखाने जा रहा हूँ, जनरल मैथ या फिर आप इसको बेसिक मैथमेटिक्स कह सकते हैं, यह केवल आपके मैथमेटिक्स के लिए नहीं बल्कि केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए भी बहुत यूजुअल है, ठीक ना। इसका एक एक लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इज दैट क्लियर? चलिए, तो इसको जोड़ना मैं अभी आपको सिखाऊंगा नहीं, बस आपके मन के अंदर एक उथल पुथल मचाने के लिए ऐसा मैंने डाल दिया, ताकि आप सोचो कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें कुछ है भी नहीं, ठीक ना। अगर आप सॉल्व करने बैठ जाओ, जनरली अगर कोई चाहे, अगर जिद पर आ जाए कि मैं इसको सॉल्व करके ही रहूँगा, तो उसको तो 5-7 मिनट टाइम लगेगा, बाकी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर पूरा का पूरा ब्रेक करके सॉल्व करने बैठे तो, ठीक ना। वैसे अगर इसको कंसेप्ट से सॉल्व किया जाए तो मुश्किल से 1 मिनट का सवाल है, 1 मिनट लगेंगे भी नहीं इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। और लॉगरिदम जब आएगा तो लॉगरिदम में हम लोग इसी नंबर पर पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले। लॉगरिदम का वैल्यू, जनरल वैल्यू जब निकालेंगे लॉग का, तो उसमें इसी नंबर का यूज आएगा, इसीलिए इसको मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया है, ठीक है।
आई होप हमारा जो लेक्चर होने वाला है 11th क्लास का वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक ना। आप अगर अपना इंटरेस्ट दिखाइएगा तो मुझे भी मज़ा आने वाला है, मैं भी मज़े के साथ पढ़ाऊंगा। अगर आप बोर होइएगा तो मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी रह गई है, इसलिए बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो प्रयास मैं भी अपना बेस्ट दूंगा, आप भी अपना बेस्ट दीजिए। जहाँ पर भी जो प्रॉब्लम हो वो आप डिस्कस कीजिए, मैं उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा, आपके साथ आपके समक्ष हमेशा प्रस्तुत रहूँगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्लास 11th में हम लोग किस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से चलने वाले हैं। और एक बात आपको बता दूँ, पढ़ाने का जो स्ट्रैटेजी होगा मेरा, वो मैं बता दे रहा हूँ कि मैं किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं उसका बेस आपको बताऊँगा कि वो कहाँ से आया है और क्यों आया है, उसका क्या यूज है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टाइप समझ लीजिए। उसके बाद उसका कंसेप्ट दूंगा, पूरा का पूरी थ्योरी बताऊँगा, तब उससे रिलेटेड ईजी क्वेश्चन कुछ कराऊँगा। इजी के बाद कुछ मॉडरेटेड क्वेश्चन जो ना इजी होंगे ना हार्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ टफ लेवल के क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चन वैसे करा पाऊंगा। इजी लेवल के कुछ ज़्यादा हो जाएगा, मॉडरेटेड थोड़ा उससे कम होगा, और हार्ड लेवल के जो क्वेश्चन होंगे सबसे कम होंगे, ठीक ना। हार्ड लेवल आप करो, प्रैक्टिस करना आपका काम है, ठीक है। प्रैक्टिस आप जितना बेटर करोगे उतना ज़्यादा मैथमेटिक्स क्या आपको पता है, मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस आपका होगा उतना आपके साथ बना रहेगा, इतना जितना प्रैक्टिस में छूट जाएगा उतना आप छोड़ दोगे, ये आपको छोड़ देगा, ठीक ना। मैथमेटिक्स से प्यार करो, ये आपको भी बहुत प्यार करेगा, ठीक ना। इट्स एज लाइक गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड जैसे होता है ना, अगर कोई गर्ल्स देख रही तो ये समझ लीजिए, या फिर बॉयज देख रहे तो वो अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड समझ लीजिए। जिस तरीके से होता है ना आज के जनरेशन में कि अगर गर्लफ्रेंड से एक दिन बात ना करो तो मुँह फुला लेती है, होता है कि नहीं, हकीकत है। या फिर किसी का बॉयफ्रेंड अगर एक दिन बात ना करे, उसे कॉल ना करे, मैसेज ना करे, तो वो मुंह फुला के बैठ जाता है, ठीक है। एज लाइक ये भी उसी तरीके से, अगर आप इससे कुछ दिन बात ना करो, कुछ दिन छोड़ दो, ये मैथमेटिक्स के साथ ही नहीं, आपके किसी भी सब्जेक्ट के साथ लागू होता है। अगर आप इससे बात ना करो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह बात ना करो, तो अगले 1 सप्ताह तक ये आपसे मुँह फुला करके बैठा रहेगा। ये कहेगा नहीं हम तुम्हारे नहीं हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, तो नहीं जा सकते। फिर उसके बाद इसको मनाना पड़ता है 1 महीने तक, ठीक ना। धीरे 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 प्लीज़ मान जाओ मान जाओ मान जाओ, तू ही मेरी ज़िंदगी है, तुम्ही से मेरा जीवन चलने वाला है। इस तरीके से होता है ना। अगर किसी की बीवी या गर्लफ्रेंड टूट जाए तो उसको बहुत सारी बातें कह करके, कुछ नहीं मतलब जो बात संभव नहीं है वो बात भी कह करके, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ, या वह बहुत सारी बातें जो मतलब इम्पॉसिबल भी है, ठीक ना, उसको कह करके उसको मना करके तब 1 महीने तक ऐसा प्रोसेस चलता है। फिर वो मान जाती है, चलिए ठीक है, अब ऐसी गलती नहीं ना कीजिएगा, तो नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कान पकड़ते, ठीक है तो माफ़ किया। वही बात है, 1 महीने तक ये आपको दौड़ाएगी फिर, ठीक ना। ये मैथमेटिक्स जो है आपको 1 महीने तक दौड़ाएगी। उसके बाद जब ये मान जाएगी, लगेगा कि हाँ ये आदमी अब हमको छोड़ करके नहीं जाएगा, तो आपके साथ बन जाएगी, ठीक है। तो आप इसे प्यार करो, बहुत मज़ा आने वाला है। ये कभी धोखा नहीं देने वाली है, ये एक ऐसा साथी होगा आपको जो जीवन में हमेशा आपको सफल बना करके छोड़ेगी। ये कभी आपको धोखा दे करके नहीं जा सकती, और ये आपको छोड़ के भी नहीं जा सकती, ठीक ना। ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है, ठीक है ना। आपको ये छोड़ सकता है, और ना अगर आप इसको ना छोड़ते हो तो आप ही इसको छोड़ के चले जाओगे, ये हो सकता है, लेकिन ये आपको कभी धोखा नहीं देने वाली, ये कभी बेवफा नहीं होती है, ठीक है। ये हमेशा आपको सक्सेस की सीढ़ी तक लेकर के जाएगी, सफलता की ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगी। तो आज का लेक्चर बस यहीं पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये लेक्चर नहीं था, बस आपके लिए, आपके सामने मैं सिलेबस लेकर के आया था। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं कल से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। अपने बेसिक क्लास के साथ नंबर से शुरू करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है, बेसिक क्लास के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद।